सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21 जिसका नाम है रचना के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। तो बच्चों, हम रचना वाला खंड पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पिछले पाठ में पढ़ा था अपठित गद्यांश। आज हम रचना के विभिन्न रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। ये क्या होता है? अनुच्छेद ऐसे वाक्यों का समूह होता है जो परस्पर संबंधित होते हैं। किसी विषय पर दी हुई सब शब्द संख्या में अनुच्छेद लिखने से तात्पर्य है कि उस विषय के प्रमुख बिंदुओं को स्पर्श करने वाले वाक्य उस अनुच्छेद में आ जाएं। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों से ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य छोटा तथा प्रभावशाली हो। आरंभ में भूमिका आदि ना बांधकर सीधे विषय पर ही आना चाहिए। अनुच्छेद में शीर्षक से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश करने का प्रयास होना चाहिए। यहाँ अभ्यास हेतु विभिन्न शीर्षकों पर अनुच्छेद दिए गए हैं, इनका अध्ययन कर लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों, हमने कुछ अनुच्छेद लिखने के नियम पढ़े हैं और नीचे हमें कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ते हैं। परोपकार सद्गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, तुलसीदास जी ने लिखा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रत्येक धर्म ने परोपकार की महिमा बताई है। हजरत मोहम्मद ने कहा है, निवाला उठाने से पहले देख तेरा पड़ोसी भूखा तो नहीं है। भगवान बुद्ध और ईसा, नानक तथा कबीर सबने परोपकार का उपदेश दिया है। जिस व्यक्ति ने परोपकार का आनंद एक बार पा लिया, उसे पुनः इससे दूर नहीं किया जा सकता है। परोपकारी दिखावा नहीं करता। यश के लिए तथा समाज को दिखाने के लिए किया गया परोपकार शुद्ध परोपकार नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पाने की भावना उसे दूषित कर देती है। परोपकार के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सारा विश्व परोपकार का क्षेत्र है। हमें समाज के समक्ष परोपकार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति की शिक्षा है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्योहारों का महत्व। एक और अनुच्छेद। त्योहार सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। वे जनजीवन में जागृति के प्रेरक हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के द्योतक हैं। त्योहारों की ही प्रतापी प्रथा है जिसने भारत को भारत भूमि से भी अधिक देवभूमि बना दिया है। इस देवभूमि पर जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक जन जन होली, दशहरा और दीपावली मनाता है, तो वहां राजनीति निर्मित उत्तर और दक्षिण का अंतर समाप्त कर भारत की अनेकता में एकता का उद्घोष करता है। भारत पर्व एवं त्योहारों का राष्ट्र है। वर्ष के 365 दिन भारत के किसी भूभाग में कोई ना कोई पर्व या त्योहार मनाया जाता है। यही नहीं, जयंतियां, पुण्यतिथियां, जन्म दिवस और स्मृतियां भी पर्व के रूप में मनाई जाती हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक त्योहारों में स्वतंत्रता दिवस जैसे कि 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस जैसे कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती की विशेष महत्ता है। यह कहना कदापि अनुचित ना होगा कि ये त्योहार ही हैं जिनके माध्यम से हमारा देश आज अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। वही नहीं, इन्हीं त्योहारों के माध्यम से हमारे देश के लोगों के हृदय में धर्म, कर्म, सम्मान तथा कर्म भावों का पल्लवन होते देखा गया है। यही त्योहारों की महत्ता है। चलिए बच्चों, एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है समय का महत्व। जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। समय तो आता है और चला जाता है। जो मनुष्य के निरर्थक कार्यों में समय गंवाते हैं, उनके पास सार्थक कार्यों के लिए भी समय नहीं बच पाता। मानव प्रारंभ में शिशु होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, युवक बन जाता है, वृद्ध हो जाता है। यह सब उसे ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, परंतु उस दीर्घ काल में उसने अपनी पल पल की आयु बिताने में कोई एवं उपयोगी कार्य किया है। यदि हाँ, तो उसका जीवन इस संसार में सफल है। अन्यथा जैसे वह इस संसार में आया था वैसे ही चला गया। उसके जीने एवं मरने में कोई अंतर नहीं है। इस संसार में जीवित रहने का महत्व तभी है जब वह पल पल ऐसे ठोस कार्यों को करे जिनकी छाप मिट नहीं सकती हो। ये थे बच्चों कुछ अनुच्छेद जिन्हें हमने पढ़ा है, और अनुच्छेद के नियम भी पढ़े हैं आप लोगों ने। लिखिए भी बच्चों, किसी ना किसी विषय पर आप अनुच्छेद अवश्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रचना में सार लेखन यानी कि समरी राइटिंग क्या होता है, कैसे लिखा जाता है।
किसी अनुच्छेद, कहानी, निबंध आदि में व्यक्त विचारों एवं भावों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करना ही सार लेखन है। सार लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सबसे पहले बच्चों जो मूल विषय है उसमें अनुच्छेद, निबंध आदि का अध्ययन करके उसके केंद्रीय भाव को समझें। केंद्रीय भाव को भलीभांति समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना अवश्य है। अनुच्छेद या अवतरण में दिए गए तथ्यों, विचारों और भावों को क्रमशः लिख देते हैं। बच्चों, हमें यदि किसी भी निबंध का, कहानी का, अनुच्छेद का हमें सार लिखना है तो सबसे पहले बच्चों हमें उसे पढ़ना चाहिए, कम से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए। बच्चों जब हम उसमें जो विचार आए हैं उनको उन्हीं क्रम से बच्चों उसका सार भी लिखना चाहिए। आगे देखो, सार लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल आशय में कोई परिवर्तन न आए, केवल मूल भावों एवं विचारों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखते हैं। साथ ही यह भी देख लेना चाहिए कि कोई विचार या भाव छूटने ना पाए। उपयोगी आंकड़े, विशेष नाम, अत्यावश्यक तिथियां आदि भी समाहित कर लेनी चाहिए। बच्चों, सार लिखते समय हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए, हमें आशय में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, भाव भी वही रखना चाहिए। जो मुख्य तिथियां हैं बच्चों, जो आंकड़े हैं उसे अपने सार में हमें हमेशा सम्मिलित करना चाहिए। आगे देखो, यथासंभव सामासिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ध्यान रखिए, अलंकारों, लोकोक्तियों, पुनरावृत्तियों और उदाहरणों का प्रयोग सार लेखन में नहीं करते हैं। बच्चों, हमें कम शब्दों का तो प्रयोग करना चाहिए, जैसे वाक्यांश के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सार लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अलंकारों को, लोकोक्तियों का, पुनरावृत्तियों का उदाहरण नहीं देना चाहिए। हमें अपने सार में ये सब नहीं लिखना होता है। सार का आकार मूल अवतरण के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। बच्चों, जो सार हम लिख रहे हैं, यदि किसी निबंध का सार हम लिख रहे हैं वह 3 पेज का है तो सार लिखते समय बच्चों वह 1 ही पेज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सार लिखते लिखते बच्चों 2 या 2.5 पेज हो जाए। हमेशा जो मूल होता है बच्चों उसका 1/3 सार होना चाहिए। छात्रा प्राय मूल अवतरण के कुछ वाक्यों को काट छाट कर या कुछ को छोड़कर अवतरण को पुनः लिख डालते हैं। इससे भाव एवं विचार प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट नहीं होते। कभी कभी तो अर्थ का ही अनर्थ हो जाता है। अतः छात्रों को अवतरण पढ़कर उसके मूल भाव को समझकर उसमें दिए गए विचारों एवं भावों को संक्षेप में क्रमशः अपने शब्दों में लिखना चाहिए, तभी सार लेखन सार्थक होता है। बच्चों, कभी कभी सार लेखन करते समय बच्चे क्या करते हैं कि जो हमें निबंध दिया गया, यानी मान लीजिए कि हम निबंध का सार लिख रहे हैं तो उसमें से कुछ वाक्यों को छोड़ देंगे और कुछ वाक्य लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। पहले हमें उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके मूल भाव को समझना चाहिए, फिर हमें उसके बाद अपने शब्दों में उन्हीं विचारों को क्रम से रखते हुए सार को लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार लेखन का महत्व देखिए क्या होता है। लेखक अपनी बात को विस्तार पूर्वक दृष्टांत देते हुए अलंकृत शैली में लिखते हैं। मूल विषय के संबंध में कुछ कहने से पूर्व वे भूमिका बांधने का भी प्रयत्न करते हैं। आज के वस्तु युग में पाठक कम से कम समय में अधिक से अधिक पा लेना चाहता है। पाठक की इस आवश्यकता की पूर्ति सार लेखन से हो जाती है। सार लेखन में लेखक के विचारों तथा भावों को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक लेखक का मंतव्य सरलता पूर्वक समझ लेता है। तो बच्चों, सार लेखन का महत्व क्यों है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो बहुत बड़ी बड़ी होती है। आज के पाठकों के पास शायद उतना समय नहीं है। कुछ लोग उसे बच्चों पूरा ना पढ़कर उस जानना चाहते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, इसमें कहानी क्या है, इसका सार क्या है। इसलिए सार लेखन का महत्व होता है। बच्चों, सार के माध्यम से वे जान लेते हैं कि इसमें क्या कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ उदाहरणार्थ कुछ अनुच्छेद व उनके सार प्रस्तुत हैं। जैसे कि बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं किस तरह सार लिखा जाता है। एक अनुच्छेद दिया गया है, फिर उसका सार दिया गया है, ठीक है। युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर ज्यादा दौड़ता है। उसमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक आवेश एवं शक्ति है। इस अवस्था में यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले तो यही शक्ति प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। बिगड़ने व बनने की भी यही उम्र होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम ही करती है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य बनाना आज की शिक्षा पद्धति के लिए कठिन है। तो बच्चों, इसका सार देखिए जरा, सारांश क्या होगा। युवा शक्ति के सही उपयोग करने से युवक का भविष्य उज्जवल बन जाता है, और यदि सही शिक्षा ना मिल पाए तो वही शक्ति विनाश की ओर लग जाती है। युवा शक्ति का सही उपयोग करना देश की शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है। इस दिशा में हमारी शिक्षा पद्धति अनुपयोगी। ये था बच्चों इस अनुच्छेद का सार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको एक और अनुच्छेद दिया गया है। 15 अगस्त
सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के दूसरे देशों के साथ भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध जुड़े। पर्यटकों के साथ साथ राजनीतिज्ञों और साहित्यकारों को भी विदेश यात्रा के पर्याप्त अवसर मिले। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से बहुत से लोग विदेशों में पढ़ने गए। उन्होंने विदेशों में उपलब्ध आजीविका के अवसरों का लाभ उठाया। इन सब के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में यात्रा वृत्तांत लिखे गए। विदेश विषयक यात्रा वृत्तांतों में रूस एवं स्वदेश विषयक यात्रा वृत्तों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेखकों की दृष्टि व्याप्त रही है। ये है बच्चों एक अनुच्छेद। आइए अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद भारत के विश्व के कई देशों के संबंध जुड़े। पर्यटकों, राजनीतिज्ञों व साहित्यकारों को विदेश यात्रा के अवसर मिले, जिसमें यात्रा वृत्तों को प्रोत्साहन मिला। यात्रा वृत्तों में संपूर्ण देश में लेखकों की दृष्टि व्याप्त रही। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आपको एक और अनुच्छेद दिया गया है। वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त रेडियो तथा टेलीविजन भी विज्ञान का सफल साधन है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादक एवं उपभोक्ता में सीधा संपर्क स्थापित करना होता है। जितना अधिक विज्ञापन किसी वस्तु का होगा, उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर इससे बिक्री भी बढ़ जाती है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु के विशेष के प्रति आकृष्ट होकर उसे खरीदने के लिए बाध्य हो जाता है। सारांश पर जरा ध्यान दीजिए बच्चों। विज्ञापन उत्पादक तथा उपभोक्ता में सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। अखबार, रेडियो, टेलीविजन आदि विज्ञापन के साधन है। विज्ञापन से वस्तु विशेष की लोकप्रियता, बिक्री तथा ग्राहक का वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये था बच्चों इसका सारांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो आपको बच्चों एक और अनुच्छेद और उसका सारांश दिया गया है, जिसे आप खुद से पढ़ेंगे। ये है बच्चों सार लेखन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पल्लवन यानी कि एक्सपेंशन क्या होता है। ये संक्षेप में कही या लिखी गई बात, भाव या विचार को विस्तार से समझकर कहने या लिखकर प्रस्तुत करने को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन को विस्तार भी कहते हैं। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा है रचना में सार लेखन, जिसमें कुछ बच्चों जो बड़ी चीज होती है, जो बहुत ही अधिक विस्तार से लिखी जाती है, उसको संक्षेप में लिखने को सार लेखन कहते हैं। वही बच्चों जो पल्लवन होता है, उसमें कम शब्दों में जो बात कही जाती है, जब हम उसको विस्तार से लिखते हैं तो इसे हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों संक्षेप में कही या लिखी गई बात का भाव को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। बच्चों कम शब्दों में जो बात लिखी गई है, उसका जो भाव आ रहा है, उस बात को सबसे पहले हमें समझना चाहिए। शीर्षक में निहित सभी पक्षों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। बच्चों जो उसका शीर्षक होता है, उसमें जो भी पक्ष आ रहे हैं, हमें उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेनी चाहिए। पल्लवन करते समय अपनी ओर से कोई विचार नहीं जोड़ना चाहिए। बच्चों जो उसका भाव है, जो उसके विचार है, उसमें हमें अपनी ओर से कोई विचार नहीं जोड़ना चाहिए। विस्तार करते समय उन्हीं के भाव और विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए। विचारों में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वाक्य छोटे, भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। यहाँ विभिन्न सूक्तियों का पल्लवन यानी कि विस्तार प्रस्तुत है। इन्हें पढ़कर इनके आधार पर पल्लवन करने का अभ्यास कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पढ़ते हैं। देखिए पल्लवन किस प्रकार होता है। सुनिए सबकी, करिए मन की। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसके मित्र एवं संबंधीगण उसे अपने अपने अलग सुझाव देते हैं। बच्चों यदि संकटग्रस्त व्यक्ति कि सभी की बात मानने लगे तो वह कहीं का भी नहीं रहता। उदाहरण से समझिए, योगग्रस्त व्यक्ति के लिए कोई झाड़ फूक का सुझाव देता है, कोई प्राकृतिक चिकित्सा का, कोई एलोपैथिक का, कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा का। सबकी बात मानने से संकट बढ़ सकता है। अतः रोगी के हित चिंतक को सबकी सुनने के बाद अपनी बुद्धि से सोचकर ही चिकित्सा करवानी चाहिए। अब देखो बच्चों, जब तक सांस तब तक आस, इसका पल्लवन किस प्रकार होगा। संसार में सभी लोग भविष्य की आशा पर ही टिके हुए हैं। जब तक रोगी के शरीर में सांस चल रही है, तब तक डॉक्टरों तथा वैद्यों का तांता लगा रहता है और उसे बचाने का प्रयत्न किया जाता है। किसान अधिक अनाज की आशा से ही खेत में बीज बोता है। मल्लाह डूबती नौका को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। आशा की उजली किरण ही मानवता का अवलंबन है।
आगे देखो बच्चों, आवश्यकता अनुसंधान की जननी है। चलिए इसका हम पल्लवन करते हैं। जब जब मनुष्य कोई कठिनाई अनुभव करता है तब तब वह ऐसा उपाय सोचने लगता है जिससे वह कठिनाई दूर हो। इस प्रकार आवश्यकताएं ही नए नए आविष्कारों को जन्म देने का साधन बनती हैं। मानव का भार ढोने में जब कष्ट का अनुभव हुआ तो उसने पशुओं को पालकर उनसे भार ढोने का काम लिया। उसने पहिए, गाड़ियों और यातायात के अन्य साधनों का आविष्कार किया। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसंधान की जननी है। का बरखा जब कृषि सुखाने। बच्चों इसका पल्लवन देखिए जरा। यदि वर्षा समय पर हो जाए तो फसल लहराने लगती है, परंतु कृषि के सूख जाने पर वर्षा होने से भी कुछ प्राप्ति नहीं होती। ठीक समय से काम न करने पर काम में सफलता नहीं मिलती। विद्यार्थी काल में जो पढ़ने में रुचि लेते हैं वे ही जीवन का आनंद भोगते हैं। गृहस्थ में पढ़कर विद्या में कुशल होना असंभव हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया का बरखा जब कृषि सुखाने। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने बच्चों क्या क्या सीखा है? आज हमने सार लेखन सीखा और साथ ही बच्चों हमने पल्लवन भी सीखा है। तो चलिए आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।